Hello everyone. In this session, we will be studying about post-independence developments. So without delaying further, let's get started. तो अब हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस कमेटी की। पोस्ट इंडिपेंडेंस कमेटी के नाम देखकर लगता है यार इतने सारे नाम हम याद कैसे रखेंगे। तो इसको हम याद रखने के लिए एक ब्यूटीफुल सा एक्रोनिम बनाए हैं और उसे हम यूज करेंगे। पहले तो हम 10 कमीशंस के नाम याद रख लेते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राधा मामा के नानी के पास गई थी। तो कहाँ गई थी मैं? राधा मामा के नानी के पास। और उन नानी जी ने क्या कहा कि सबसे पहले यकीन तो शर्मा को करेंगे। शर्मा जो थे ना उनके फेवरेट पुत्र थे। तो नानी ने तो कह दिया कि सबसे पहले यकीन हम तुम पे नहीं शर्मा पे करेंगे। सो द एक्रोनिम इज कि राधा मामा के नानी के पास गए और सबसे पहले उन्होंने कहा कि यकीन तो शर्मा को करेंगे। इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि राधा स्टैंड्स फॉर राधा कृष्ण कमीशन, मामा स्टैंड्स फॉर मुदलियार कमीशन, के स्टैंड्स फॉर कोठारी कमीशन, नानी स्टैंड्स फॉर एनईपी 1986, इसके भी थोड़े पॉइंट्स पढ़ेंगे हम। पास स्टैंड्स फॉर पॉइंट ऑफ एक्शन एक्ट 1992, गया स्टैंड्स फॉर ज्ञानम कमेटी, सबसे स्टैंड्स फॉर साम पित्रोदा कमेटी, पहले स्टैंड्स फॉर पवार कमेटी, यकीन स्टैंड्स फॉर यशपाल कमेटी, शर्मा स्टैंड्स फॉर शर्मा कमेटी एंड को करो स्टैंड्स फॉर अनिल ककोदकर कमेटी। आसान लगा? थोड़ा आसान लगा। तो आगे हम इसको स्टोरी के फॉर्म में एक एक कमिटीज को कवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं राधा कृष्णन कमीशन। तो राधा कृष्णन कमीशन को हम ऐसे भी जानते हैं कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। एंड ये कब का है? 1948 टू 49। सो इससे हमारे दो पॉइंट्स तो यही कवर हो गए। सो 1948 टू 49 से हमें ये पता चलता है कि ये फर्स्ट एजुकेशन कमीशन था इंडिपेंडेंट इंडिया का। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन से ये मालूम पड़ता है कि इनकी फोकस एरिया जो थी ना यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन पे थी। तो अब ये चेयर था बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड इनका एजेंडा ये था कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए रिफॉर्म्स बनाया जाए। तो कुछ और भी पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी। ये चाहते थे कि एकेडमिक फ्रीडम हो, तो ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी प्रमोट्स एकेडमिक फ्रीडम। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो अलोंगसाइड इंग्लिश ये चाहते थे कि रीजनल लैंग्वेज बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। दे प्रपोज रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। रूरल यूनिवर्सिटीज के बियॉन्ड अर्बन रूरल तक भी एजुकेशन पहुंचना चाहिए, तो रूरल यूनिवर्सिटीज प्रपोज की गई थी। वुमेन्स एजुकेशन पे एम्फेसाइज किया गया था और टीचर ट्रेनिंग, कि टीचर की क्वालिटी और ट्रेनिंग भी इंप्रूव रहे। तो दिस इज ऑल अबाउट राधा कृष्णन कमीशन। दूसरी जो हमारी कमीशन है वो मुदलियर कमीशन है। तो इसको हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहते हैं। फर्स्ट कौन सी थी? राधा कृष्णन कमीशन। तो सेकेंडरी कौन सी हुई? मुदलियर कमीशन। तो इसका भी ईयर हम याद रख लेते हैं, क्योंकि राधा कृष्णन का 1948 टू 49 था। 4 साल बाद मुदलियर कमीशन आया। सो द ईयर विल बी +4, ठीक है। इसको आप याद भी ऐसे ही रख लो, +4। तो इससे आपको फर्स्ट 2 कमीशंस के तो ईयर भी इजीली याद हो गए, ठीक है। एक तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के वे में एंड सेकेंड वन +4 के वे में। सो दिस इज अ वे टू रिमेंबर, ठीक है, +4। नेक्स्ट इट इज नोन एज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। अब ये क्या किस चीजों पे एम्फेसाइज करते हैं? ये 3 ईयर सेकेंडरी एंड 4 ईयर ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम पे एम्फेसाइज करते हैं। स्कूल मल्टीपर्पज के लिए होनी चाहिए, करिकुलम डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, ट्रेनिंग वोकेशनल होनी चाहिए। एंड डाइवर्सिफाइड करिकुलम से दे मीन लाइक एग्रीकल्चर हो, कॉमर्स हो, फाइन आर्ट्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, हर वे में करिकुलम में हर एस्पेक्ट्स कवर होने चाहिए। क्योंकि ये चेयर था बाय लक्ष्मण स्वामी मुदलियर, इसका नाम भी है मुदलियर कमीशन। फोकस एरिया क्या है? सेकेंडरी एजुकेशन। एंड की आउटकम क्या है? रिफॉर्म ऑफ स्कूल स्ट्रक्चर। पहले वाला क्या था? हायर एजुकेशन सिस्टम, यूनिवर्सिटी, एंड ये स्कूल पे फोकस करता है, ठीक है। सो मुदलियर कमीशन हमको, अगर हम ये पॉइंट्स याद रखें तो इट्स ऑल डन। सो अब हम पढ़ते हैं कोठारी कमीशन।
मुल्देलियर कमीशन के लगभग 10 साल बाद आया था हमारा कोठारी कमीशन। मुल्देलियर कमीशन जो था उनका ईयर क्या था 1952 टू 53। सो प्लस 10 इयर्स, लगभग प्लस 10 इयर्स पे हमारी आई थी कोठारी कमीशन। तो इसकी भी ईयर हमें आसानी से याद हो गई। इसे हम इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। तो चलो इसके हम पॉइंट्स याद रखते हैं। तो सबसे पहले ये एम्फोसाइज किए थे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए। आर्टिकल 45 कहता है कि सबको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए फ्रॉम एज 6 टू 14 ईयर्स। इंडियन एजुकेशन सर्विस, तो प्रोफेशनल एजुकेशन जो है ना उसके मैनेजमेंट के लिए एक सर्विस बनाई जाएगी जिसका नाम है इंडियन एजुकेशन सर्विस। 6% ऑफ नेशनल इनकम टू एजुकेशन, तो 6% जो नेशनल इनकम का है वो एजुकेशन के लिए जाना चाहिए। 10+2+3 सिस्टम, अच्छा तो जो अभी जो 10+2+3 सिस्टम चल रहा है जहाँ पे 10 साल की हम स्कूलिंग करते हैं, फिर हायर सेकेंडरी, फिर डिग्री, तो हमारा ये बेस कहाँ से आया? कोठारी कमीशन से ये सिस्टम आई। लैंग्वेज पॉलिसी प्रमोटेड नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। टीचर ट्रेनिंग एंड स्टेटस, तो लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ DITs एंड SCERTs अक्रॉस स्टेट्स। क्लस्टर ऑफ सेंटर्स, ये प्रपोज करते थे कि हाई क्वालिटी रिसर्च और ट्रेनिंग हो। तो ये चेयर किससे था, किन्होंने इसे चेयर किया? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने इन्हें चेयर किया था। एंड दिस वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। सो जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की हमने बात की ना वो इधर आता है। सबसे पहला है रीजनल लैंग्वेज, जो मदर टंग है, रीजनल लैंग्वेज है, उस पर फोकस किया गया। सेकेंड जो है इंग्लिश एक्टेड एज अ ब्रिज, तो इंग्लिश की इंक्लूजन की बात की गई। एंड कुछ मार्जिनल लैंग्वेजेस थे जिसको मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी या डोमिनेंस दी जाती थी, जैसे हिंदी को पढ़ाने के लिए, तो इसके लिए क्रिटिसिज्म भी हुआ, ठीक है। देन दिस वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। सो दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो दिस इज अगेन अ कीवर्ड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव एजुकेशन कमीशन, तो कॉम्प्रहेंसिव एट ऑल लेवल्स। तो ये आउटकम हमने पढ़ लिया कि ये NEP के 1968 के बेसिस पे था। 10+2+3 स्ट्रक्चर प्रपोज की गई थी और 6% GDP कहा गया था कि एजुकेशन के लिए दी जाए। एंड इधर हम कुछ फुल फॉर्म है, इसको हम याद रख सकते हैं। SCERT जिसे हम कहते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, DIET डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सो दिस ऑल अबाउट कोठारी कमीशन। तो अब हम बात करते हैं ज्ञानम कमेटी की। ज्ञानम कमेटी जो है ना वो 1993 में फॉर्म हुई थी। एंड आप ये देखो, इसको हम एक्रोनिम के वे में रखते हैं कि ज्ञानम मतलब नॉलेज, ठीक है, ऐसे फॉर एक्रोनिम फॉर रिमेम्बरिंग। तो ये क्या कहते थे कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी होनी चाहिए। अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो और ऑटोनॉमी से आप कुछ भी काम कर सकते हो तो अपने आप एक्सेलेंस होता है। खुद के करिकुलम डिजाइन कर सकते हो, खुद के वे में किसी इंस्टीट्यूट को चला सकते हो। सो इट एडवोकेटेड कि हायर एजुकेशन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी होनी चाहिए। डीम्ड यूनिवर्सिटीज, तो ये कह रहा था कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही थी, मतलब इट वाज वेरी अनचेक ग्रोथ। हर कोई डीम्ड यूनिवर्सिटीज के टैग के पीछे पड़ा था, तो अगर हर एक को डीम्ड यूनिवर्सिटीज के टैग मिल जाए तो फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो ड्रॉप हो जाएगी, राइट। तो ये लिमिट करना चाहता था कि हर एक को डीम्ड यूनिवर्सिटीज का टैग ना मिले, मतलब चेक्ड ग्रोथ हो, ना कि ऐसे ही हर एक को मिल जाए। नेशनल कमीशन, तो एस्टैब्लिश करने की एम्फेसाइज हो रही थी एक नेशनल कमीशन की जो हायर एजुकेशन भी प्रमोट करे, पॉइंट 1। एंड सेकेंड पॉइंट इज रिसर्च, तो क्वालिटी रेगुलेशन एंड रिसर्च प्रमोशन के लिए रिसर्च और हायर एजुकेशन का एम्फेसिस किया गया था। और उसके लिए ये एम्फेसाइज किया गया था कि नेशनल कमीशन एस्टैब्लिश हो। सो दिस इज ऑल अबाउट ज्ञानम कमेटी। तो अब हम बात करते हैं संपित्रोदा कमेटी की। Sampitroda Committee, also known as National Knowledge Commission, was chaired by Sampitroda. तो ये chair था Sampitroda से, and hence it's named as Sampitroda Committee, and it was formed in 2007, also known as National Knowledge Commission. तो ये फोकस करता था, इसके की पॉइंट्स है मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम, तो ये थोड़ा मॉडर्न बेस्ड था एंड मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम पे फोकस करता था। क्राइटेरिया बेस्ड फंडिंग पे मानता था। सो इट प्रपोज क्राइटेरिया बेस्ड रिसोर्स एलोकेशन फॉर स्टैंडर्ड मेंटेनेंस एंड एक्सेलेंस इन हायर एजुकेशन। फॉरेन यूनिवर्सिटीज को सपोर्ट करता था कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज की एंट्री हो इंडिया में। अफिलिएशन बर्डन,
तो reducing colleges affiliation burden on universities, अगर यूनिवर्सिटीज का अपने affiliation के अंदर काफी कॉलेजेस को मेंटेन करे तो एडमिनिस्ट्रेशन में ही काफी वक्त चला जाता था, तो इस बर्डन को ये रिड्यूस करना चाहती थी ताकि कि दे फोकस ऑन अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो जैसे ज्ञानम कमिटी क्वालिटी पे फोकस करती थी, ये क्वांटिटी पे फोकस करता है। जैसे इट एम टू इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज टू 1500 बाय 2015। तो इन शॉर्ट की चेयर था बाय संपित्रोदा, ऑल्सो नोन एज नेशनल नॉलेज कमीशन, एंड इसकी फोकस एरिया थी हायर एजुकेशन रिफॉर्म एंड नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर। केबी पवार कमिटी, तो ये सबसे इजी कंसेप्ट है, सेम लाइक संपित्रोदा कमिटी, इसका भी ईयर ऑफ फॉर्मेशन है 2007। तो ईयर का कंसेप्ट याद हो गया, और इधर का कीवर्ड जो हमें याद रखना है, दैट्स पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। सो दिस बिलीव दैट इफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की अगर पार्टनरशिप हो जाए तो ये हमारी हायर एजुकेशन को सपोर्ट करेगी, हायर एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी को भारत में सपोर्ट करेगी। तो इसके लिए इन्होंने प्रपोज किया था 4 डिफरेंट मॉडल्स ऑफ PPP. So this is all about KB Pawar Committee. So अब हम पढ़ रहे हैं यशपाल कमिटी 2009। तो ये 2009 में फॉर्म हुई थी। इनका ये कंसेप्ट था कि रेनोवेशन एंड रेजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो यशपाल जी ने कहा कि बिना बर्डन पढ़ लो जी, ठीक है। सो लर्निंग विदाउट बर्डन, सो यशपाल जी ने क्या कहा, बिना बर्डन पढ़ लो जी। सो बर्डन इज अ कीवर्ड हियर, कि बिना बर्डन के पढ़ना है हमें, कि जैसे करिकुलम का रिफॉर्म हुआ तो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस रही थी। अबॉलिश कर दिया कि सारे हायर एजुकेशन के रेगुलेटरी बॉडीज अबॉलिश होके ये प्रपोज किया इस कमिटी ने कि कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च फॉर्म हो। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस, तो इन्होंने ये रेकमेंड किया कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की जो स्टेटस है वो स्क्रैप हो जाए एंड डिजर्विंग इंस्टीट्यूशंस को फुल फ्लेज यूनिवर्सिटीज बनाई जाए। यूजी पे ज्यादा फोकस किया गया विद मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग। GRE लाइक टेस्ट, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर कौन आ सकता है, कौन एंटर हो सकता है, उसके बेसिस पे जो टेस्ट है उसे हम कहते हैं GRE टेस्ट, व्हिच मेंट फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग पे फोकस थी। एंड NCF कमिटी, so this chaired the National Curriculum Framework Committee in 2020, which was set up by NCERT. तो in short, ये चेयर था by प्रोफेसर यशपाल, set up by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MHRD, ठीक है। एंड द फेमस रिपोर्ट वाज लर्निंग विदाउट बर्डन। इनका की प्रपोजल ये था कि सिंगल सुपर रेगुलेटर होना चाहिए, विच इज द CHER। दिस इज ऑल अबाउट यशपाल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है हमारा शर्मा कमिटी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रख लो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन, अगर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी याद रह गया तो इट्स डन, ठीक है। सो इट्स ऑल रिवॉल्विंग अराउंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो इट इज चेयर्ड बाय प्रोफेसर MM शर्मा। इनकी फोकस ये है कि डेवलपमेंट ऑफ साइंस हो, टेक्नोलॉजी की एजुकेशन हो, एंड ये रिकमेंडेड एस्टैब्लिशिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसे हम IISER के नाम से जानते हैं। ये एम्फेसाइज करता था टेक्निकल एजुकेशन पे व्हाइल मेंटेनिंग क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। एंड UGC इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो इट सजेस्टेड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन बेसिक साइंसेस रिसर्च annually by the UGC. So this is all about Sharma committee. So अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट कमिटी की, which is Dr. Anil Kakodkar committee. So Dr. Anil Kakodkar is a renowned nuclear physicist who headed this committee and focused on enhancing technical education in India, particularly in IIT. So the keyword is IIT and technical education. ये कब की थी? 2010 से 11 की, ठीक है। He was a nuclear physicist. Now this was set up by Government of India. Focus area इसका रहा था टेक्निकल एजुकेशन, IIT रिसर्च की फंडिंग। तो फंडिंग के बारे में अगर बात की जाए तो इन्होंने रेकमेंड किया कि हर एक यूनिवर्सिटी की 2% की जो बजट है रिसर्च के लिए अलोकेट होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट डॉक्टर अनिल ककोदकर कमिटी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप इसको भी ग्लांस करेंगे तो आपका हो जाएगा। इफ यू हैव वंस लिसन टू द लेक्चर, अब आपको स्टोरी भी पता रहेगी एंड
it's gonna be helpful. ओके सो जैसे राधाकृष्णन कमीशन 1948 में फॉर्म हुई थी, हमने याद किया था कि 4 साल बाद मुदलियर कमीशन आई थी 1952 में, लगभग 10 साल बाद कोठारी कमीशन आई थी 1964 में. तो दिस टू NEP 1986 एंड पॉइंट ऑफ एक्शन एक्ट 1992 ये सेल्फ स्टडी पॉइंट्स है. ठीक है, फिर ज्ञानम कमेटी थी 1993 में, ये थोड़ा यूनिक है तो इसका ईयर भी इजीली याद हो जाएगा. सम पित्रोदा एंड पवार कमेटी का 2007 था ईयर, यशपाल का 2 साल बाद 2009 एंड ककोदगढ़ का 2010 to 11. सो ये एंड अगर आप ये थोड़ा ग्लांस कर लेंगे तो आपका हो जाएगा. So by this we complete our portions of post-independence educational reforms. I hope you all like this session. Also do not forget to make notes and kindly subscribe the channel to stay updated about further videos. So in further upcoming videos, we'll also be studying about pre-independence education reforms. Until then, stay tuned. Have a nice day. See you all. Bye-bye.